ये डेटा इंटीग्रेशन टूल्स क्या होते हैं? अच्छा अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक डेटा देता हूँ और डेटा का स्ट्रक्चर थोड़ा खराब सा है, या छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। अब मान के चलिए कि ये डेटा है आपके पास, तो हमने क्या किया, वो डेटा बनाया और उसको मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि फर्नीचर की डिटेल्स है, मंथ वाइज अवेलेबल है। अब आपसे कहा जाता है कि इस पे ना एक लाइन चार्ट बना के दे दो या एक बार चार्ट बना के दे दो। तो क्योंकि इसका इंटरफेस इतना आसान है कि आप आराम से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने लाइन चार्ट ले लिया, तो एक्स एक्सिस बोले तो आपका नीचे वाला एरिया, इस एक्स एक्सिस पे मेरे को चाहिए, क्योंकि आपने लाइन चार्ट देखा होगा 10th में, राइट। सो एक्स एक्सिस में आपके पास होनी चाहिए पीरियड, पीरियड बोले तो डेट, ये आपके मंथ्स। अब मैं इतने सारे ड्रॉप तो नहीं कर सकता ना, देख रहे हो प्रॉब्लम क्या हो रही है। आइडली डेटा का स्ट्रक्चर यहाँ खराब है कि जितने भी हम मंथ दिख रहे हैं सारे के सारे एक कॉलम के अंदर होने चाहिए, ना कि मल्टीपल कॉलम्स के अंदर। क्योंकि यहाँ पे डेटा का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि मेरे को वो आउटपुट दे पैटर्न से जो मैं चाहता हूँ। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होना चाहिए। आप देखोगे जो मंथ है वो एक ही कॉलम में आ गया, कैटेगरी एक कॉलम में आ गया और वैल्यूज एक कॉलम में आ गई। इसको हम कहते हैं नॉर्मलाइज्ड फॉर्म ऑफ योर टेबल और द डेटा। डेटा हमेशा इसी स्ट्रक्चर में होना चाहिए आपके पास, मतलब एक कॉलम में एक टाइप ऑफ वैल्यू, ना कि डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यू लेना चाहिए था। फिर क्या, इसको और फिर इसको डिलीट कर दिया मैंने, सही हो गया ये। अब मैं इसे क्लोज एंड अप्लाई करूंगा, डेटा मेरा ठीक हो गया। अब मेरे लिए लाइन चार्ट बनाना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि जो चीज मुझे एक्स एक्सिस में चाहिए वो एक ही कॉलम के अंदर है, एट्रीब्यूट है वो मेरा, आ गया। इसको डिलीट कर देता हूँ मैं, और जो चीज मुझे वैल्यू में चाहिए वो वैल्यू में आ जाएगी मेरी, मतलब मेरा वाई एक्सिस होगा वो, बन गया लाइन चार्ट। तो ईटीएल क्या करता है, आपके अगर एक सोर्स से डेटा आ रहा है और उसका स्ट्रक्चर सही नहीं है, तो ईटीएल को यूज करके आप उस स्ट्रक्चर को ठीक कर सकते हो। ईटीएल आपकी पहले तो डेटा को लेने, ईटीएल कहे या डेटा इंटीग्रेशन टूल कह ले, वो डेटा को गेट करने में मदद करता है, मतलब लाने में मदद करता है, उसको उसकी शेप बदलने में मदद करता है। उसकी आप शेप बदल पा रहे हो तो इवेंचुअली उसको इस्तेमाल करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आप भेज भी सकते हो। तो एक तरह से कॉपी पेस्ट का काम भी वो करता है। यस। और अगर पावर बीआई की लैंग्वेज में समझना है कि भाई आपका ईटीएल क्या है, तो पावर क्वेरी इज योर ईटीएल टूल हियर। पावर बीआई में आज ईटीएल टूल से पावर क्वेरी को भी यूज करते हैं यार, कोई डिफरेंट अलग सप्लायर का? पहले पावर बीआई क्या है, राइट। पावर बीआई डेटा को विजुलाइज करता है, उसका जो मेन काम है आपको समराइज रिपोर्ट बना के देना होता है। ये तो उसका प्राइमरी काम है, जितने भी मार्केट में बीआई टूल्स है उनका काम यही होता है। एडिशनली कुछ सॉफ्टवेयर वेंडर्स होते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ये कुछ एक्स्ट्रा चीजें देते हैं आपको उस टूल में। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने उसने एक ईटीएल लेयर भी दी है, उस ईटीएल लेयर का यूज करके, जो कि पावर क्वेरी है, उसका यूज करके आप डेटा को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। बट ये जरूरी नहीं है कि सारी जितने भी मॉडर्न बीआई टूल्स हैं आपको ये फंक्शनलिटी दे। जैसे टैबलो एक अच्छा एग्जाम्पल है। टैबलो टैबलो जो सॉफ्टवेयर है वो आपको ये कैपेबिलिटी नहीं देता है, तो उस केस में आपको एक ईटीएल टूल अलग से लेना पड़ता है। बट जब आप बड़े स्केल की बात करते हैं, बड़े स्केल बड़े 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 ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, उनका डेटा का वॉल्यूम ज्यादा होता है, तो वहां पे पावर क्वेरी उस स्केल पे काम नहीं कर पाता है, क्योंकि ईटीएल अपने आप में एक इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर है। उसकी यूजेबिलिटी सिर्फ पावर बीआई तक नहीं है, उसका काम बहुत और जगह भी होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कंपनी और डेटा जनरेट कर रही है, उसको डेटा को कहीं पे होस्ट करना होता है, और होस्टिंग के साथ पैसा भी लगता है। तो जैसा आपका डेटा होगा उसके हिसाब से पैसा लगेगा। तो ईटीएल का इस्तेमाल यहाँ पे डेटा वेयरहाउसिंग के लिए काम के लिए भी करते हैं, मतलब ईटीएल का यूज किया, डेटा पुल किया और डेटा वेयरहाउसिंग में जाकर डंप कर दिया। बेस्ट एज अ पार्ट ऑफ बेस्ट प्रैक्टिस बड़ी बड़ी कंपनियां एक ईटीएल टूल भी अलग से लेती हैं। पावर बीआई है चलेगा, बट ईटीएल टूल भी लेंगी अलग से, क्योंकि उनको पता है पावर बीआई हैंडल नहीं कर पाएगा इतना सारा डेटा। पर ऑर्गेनाइजेशन अगर छोटी है, राइट, कुछ 100-200 लोग हैं, पावर बीआई ज्यादा, मतलब डेटा इतने स्केल पे जनरेट नहीं हो रहा है, तो उस केस में वो लोग कहते हैं कि चलो हमें अलग से लेने की जरूरत नहीं है, इस टूल के अंदर ही है, इसी से ही काम चला लेते हैं। यस आंसर यस। मिला क्या, आंसर मिला Okay, क्या? हाँ sir. हाँ, बिल्कुल। Sir, if the data set is small, then only we can use Power Query in the Power BI with the नहीं ETL नहीं tools. नहीं नहीं नहीं, डेटा डेटा मतलब अब डेटा सेट के स्टैंड पॉइंट से मत देखो ना। अब फॉर एग्जांपल कोई भी अमेजन ले लीजिए, फॉर एग्जांपल आप अमेजन एक दिन में कितने करोड़ ट्रांजैक्शन करती है,
मतलब एक दिन में ही बहुत सारे हो जाते हैं। वर्ल्ड वाइड अगर आप देखोगे तो आप कहोगे यार ये क्या बन रहा है डेटा, पता नहीं शायद बिलियंस में ज्यादा होगा रिकॉर्ड्स। तो इतना सारा डेटा अगर आपको मैं बोलूँ कि पावर बीआई में एक उस पे क्या कहते हैं छोटी सी ट्रांसफॉर्मेशन करा दो, तो आप देखो पावर क्वेरी कैसे हाथ खड़े कर देगा, क्योंकि उसमें कैपेबिलिटी है, वो कर सकता है। पर इतना वॉल्यूम मिलेगा तो वो कहेगा भाई नहीं, मेरे को मत दो, मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा इसको। ठीक है, सर क्योंकि वो चीज मैं पूछना चाह रहा था कि ये कहाँ डिफरेंशिएट होएगा कि पावर बीआई की लिमिटेशन आ चुकी है कि ये नहीं कर सकता पावर क्वेरी इतना। ये डिसाइड करने की जरूरत नहीं है कि ETL चाहिए कि नहीं चाहिए, ये कंपनियां खुद ही पूरा सेटअप करती हैं, आर्किटेक्ट बुलाती हैं, आर्किटेक्ट उनको बताता है कि उनको ETL टूल मतलब क्या क्या चाहिए सॉफ्टवेयर पैकेज में क्या क्या चीजें उनको चाहिए। डेटा बहुत का वॉल्यूम ज्यादा है, तो जैसे मैंने बताया कि जो आपका पावर क्वेरी है ये ट्रांसफॉर्मेशन करेगा और पावर बीआई के अंदर ही रखता है उसको, पावर बीआई के इकोसिस्टम में रखता है। पर अगर आप उस इकोसिस्टम के बाहर चाहिए अगर आपको, तो आपको एक ऐसा टूल चाहिए होगा जो उस इकोसिस्टम के बाहर भी काम करे। और हाँ, ये भी जरूरी, ये भी आप और देखोगे कि बड़ी बड़ी कंपनियां सिर्फ एक तरह का बीआई टूल नहीं रखती, उनके पास कई और तरह के होते हैं। जैसे मेरा जो करंट प्रोजेक्ट है उसमें उनके पास थॉटस्पॉट भी है अलग से, थॉटस्पॉट भी है, टैबलो भी यूज करते हैं। पावर बीआई है, थॉटस्पॉट है, टैबलो है, तीन तीन तरह के सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं सिर्फ रिपोर्टिंग के लिए। अब इन तीनों में अगर मैं पावर क्वेरी यूज करूंगा तो पावर क्वेरी में टैबलो में तो इस्तेमाल नहीं कर सकता ना मैं थॉटस्पॉट में इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो उन बीआई टूल्स को डेटा फीड कराने के लिए मुझे एक ETL टूल चाहिए। मतलब ETL टूल डेटा फीड नहीं करता है, डेटा की एक शेप को चेंज करता है, दूसरी शेप में ले जाता है, या एक सोर्स सिस्टम से दूसरे सोर्स सिस्टम में डेटा को कॉपी पेस्ट करने का काम भी करता है। पावर बीआई की कैपेबिलिटी पे फोकस करते हैं ETL। ये सब चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि आपको किस टाइम पे अपने आप को अपग्रेड करना है फॉर नेक्स्ट टेक्नोलॉजी। उसका बेस्ट एग्जांपल है गार्टनर का रिव्यू। अगर आप गार्टनर का रिव्यू, जैसे कि यहाँ पे एक छोटा सा स्क्रीनशॉट मैंने आप लोग को दिखाया, चलो ये माइक्रोसॉफ्ट ने जो डाल रखा है अपनी वेबसाइट पे, इस रिव्यू से आपको ये पता चल जाएगा कि मार्केट में कौन सी कंपनी की टेक्नोलॉजी लीड कर रही है उस टाइम पे। जैसे कि अभी 2023 में, अच्छा वैसे 22 दिखा रहा है, 23 का आएगा इस बार, तो 2022 में आप देखेंगे लीडर ग्रुप में माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजी सबके ऊपर है, मतलब ये नंबर 1 पे है। तो समझदारी है कि पावर बीआई सीखा जाए, क्योंकि ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि जो ये पर्टिकुलर रिव्यू बताएगा बड़ी बड़ी कंपनियां इसको फॉलो करेंगी, और जब बड़ी कंपनियां फॉलो करेंगी तो छोटी कंपनियां भी पीछे पीछे आ जाएंगी। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर आपने वो टेक्नोलॉजी सीखी जो ट्रेंड कर रही है तो आपकी डिमांड ज्यादा रहेगी। यस सर यस। तो आपको इस रिव्यू से पता चल जाएगा कि आपको किस टाइम पे अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी एरिया में, टेक्नोलॉजी के करियर में, आईटी करियर में आपको अपने आप को बीच बीच में अपग्रेड करना पड़ता है, क्योंकि चीजें बदलती रहती हैं।